हेलो माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। दिस इज द मॉड्यूल 4 इन मैथमेटिक्स 2 सब्जेक्ट। और हमने अपने पिछले वीडियो में मॉड्यूल 1, 2, 3 को कंप्लीट कर लिया है और आज हम मॉड्यूल 4 को कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल डॉक्टर संजीत कुमार सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप सारी चीजें आसानी से उनको रीड आउट कर सकते हैं, है ना, रिमेम्बर कर सकते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें जो जितने भी फॉर्मूले यूज होंगे उनको आप कहीं ना कहीं लिख लीजिए, चाहे वो एनालिटिक हो, चाहे कॉची रीमान इक्वेशन हो, है ना। ये इनकी कंडीशंस हैं, सिंगुलरिटीज है, रेजिड्यूज है ना, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला है। ये सारे के फॉर्मूले आप एक जगह कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए क्योंकि ये काम आने वाले हैं। तो आज हम जो डिस्कशन करेंगे आपको पूरा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनालिटिक की कि एनालिटिक आखिर है क्या, क्यों क्यों हमें नीड होती है इसकी, है ना। इसके बेस्ड क्वेश्चन होंगे और हार्मोनिक क्वेश्चन, हार्मोनिक पे बेस्ड होगा। तो सारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वन बाय वन उनको हम एक एक करके लेते जाएंगे और ये सामने आपके साथ साथ उनको सॉल्व भी करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट नेसेसरी कंडीशन ऑफ कॉची रीमान इक्वेशन। तो सबसे पहले बात है कि हम रीमान की बात है, ये रीमान आया कहाँ से। तो हम एक बात करें कि अगर हम जो अपनी एनालिटिक कंडीशंस है, एनालिटिक जो फंक्शंस है, वो क्या होगा। ए फंक्शन f of z is said to be analytic at the point x0 if fz is differentiable at every point of neighborhood of x0। सबसे पहली बात है कि हम अगर कोई फंक्शन है वो एनालिटिक है तो इसका मीनिंग है कि वो एनालिटिक कब होगा। उसका रीजन है कि अगर वो एनालिटिक जब ही होगा जब वो इस नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सेकेंडली, वो डिफरेंशिएबल होना मस्ट है ना। तो जैसे आपको, जैसे मैं एक बात बोलूं सिंपल, कि एक फंक्शन अगर हम बात करें तो वो एनालिटिक होना स्टॉप कर सकता है, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, सिंगुलरिटी। सो हियर दिस इज द पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी। सो नाउ हियर सपोज करो कि मैंने एक फंक्शन ले लिया f ऑफ z इज इक्वल टू 1/z-1। ओके, तो ये जो पॉइंट है ना z-1, दैट इज द z is equal to z-1 is equal to 0, so z is equal to 1। तो ये जो पॉइंट, ये जो फंक्शन है z is equal to 1 को छोड़ करके सभी पॉइंट पर ना ये एनालिटिक होगा, सिर्फ z। ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जिस पर फंक्शन एनालिटिक होना स्टॉप कर दे तो वो पॉइंट कहलाता है सिंगुलर पॉइंट। तो f ऑफ z क्या है भाई, f ऑफ z जो है आपका, ये कहलाता है u प्लस आई वी, वेयर u एंड v बोथ आर द फंक्शन ऑफ x एंड y। तो ये जो u और v हैं ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन कौन सी कंडीशन को, कि डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y। ओके, डेल v अपॉन डेल y। और दूसरी कंडीशन क्या है भाई, डेल v अपॉन डेल y। ओके, सो डेल u को विद रेस्पेक्ट टू x किया, अब v को विद रेस्पेक्ट टू x करो आप, तो माइनस ऑफ डेल u अपॉन डेल y। तो ये जो कंडीशन है ना ये कहलाती है कॉची रीमान इक्वेशन या कॉची रीमान कंडीशन। तो जो भी आपके पास फंक्शन दिया होगा अगर वो एनालिटिक है, अगर वो डिफरेंशिएबल है ना, तो डिफरेंशिएबल है तो मस्ट है कि वो कंटिन्यूअस तो होगा। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल वाई एंड डेल बी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई, हियर वाई, है ना। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल है तो गिवन जो इक्वेशन होगी एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी के फॉर्मेट में होगी, है ना, तो वो एनालिटिक होगा। तो आपकी जो इसका सही आंसर है वो डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल वाई। एंड ये दोनों कंडीशन इक्वल होनी चाहिए, बराबर, ऐसा नहीं कि एक सेटिस्फाई कर जाए और दूसरी सेटिस्फाई ना करे। तो इंपॉर्टेंट है कि दोनों ही सेटिस्फाई होनी चाहिए। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनालिटिक फंक्शन। ओके, सो नेक्स्ट इज इफ fz sorry here fz is equal to u plus iy, this is here not correction, here this okay, so if f of z is equal to u plus iy in पोलर फॉर्म, जैसे हमने बात की है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स वाई, अगर हम आर और थीटा की बात करें, पोलर फॉर्म की बात करें, फंक्शन ऑफ आर और थीटा, है ना, तो इस केस में आपके पास जो वो कॉची रीमान इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी आर और थीटा में। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल आर
ये दिस इज द डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल टू 1/r, दिस इज द कंडीशन इन पोलर फॉर्म, तो डेल वी अपॉन डेल थीटा। ओके दोस्तों, तो ये थोड़ा सा याद रखना आपको कि कार्टेशियन में कॉची रीमान क्या होती है, पोलर फॉर्म में कॉची रीमान क्या होगी। नेक्स्ट इज द डेल वी अपॉन डेल आर, ओके, इज इक्वल टू माइनस ऑफ, है ना, 1/r। तो ये थोड़ा सा नोट कहीं कर लीजिए आप, तो उनको आपको बेनिफिट होगा डेल यू अपॉन डेल थीटा। ओके, डेल थीटा, तो आप यहाँ पर ना डेल यू अपॉन डेल थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। माइनस ऑफ ये आर का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, माइनस ऑफ आर इनटू डेल वी अपॉन हियर डेल वी अपॉन डेल आर। ओके दोस्तों, तो हियर हियर आर इनटू आर, हियर थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हैं आप इजीली। नेक्स्ट इज इफ एफ जेड, ऐसे हम डेल बी अपॉन डेल आर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। डेल बी अपॉन डेल आर इक्वल टू माइनस 1/r डेल यू अपॉन डेल थीटा। सो आंसर इज दिस। ओके, नेक्स्ट, द पॉइंट एट विच द फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। आप दोस्तों याद रहे, मैंने अभी आपसे जस्ट बोला, ऐसा पॉइंट जिस पर फंक्शन ना एनालिटिक होना स्टॉप कर दे, सीज टू बी एनालिटिक, एनालिटिक होना स्टॉप कर दे, है ना। सो आप इसमें ना ये कब पॉसिबल होगा, जब हम ना डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है इसको, सॉरी ये डिनोमिनेटर जो पार्ट है इसको हम ना जीरो बनाते हैं। ओके, सो यहाँ पर अगर हम जेड स्क्वायर इज इक्वल टू हम अगर पुट कर दें जीरो, तो हियर मैं इसको ना इरेज कर देता हूँ थोड़ा, एक सेकंड, तो ये ना एक चीज क्लियर हो जाएगी आपको। तो ये आपका जो है, ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, ये है ना, ये अगर हम जीरो को पुट कर दें, सो जेड स्क्वायर माइनस 3z इज प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ पर जो पॉइंट आएंगे z की वैल्यू 1 एंड 2, अगर हम 1 और 2 पुट कर दें तो ये एनालिटिक नहीं होगा, क्योंकि वह जेड स्क्वायर माइनस जेड अपॉन 1 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका मतलब वो पॉइंट जिस पर फंक्शन एनालिटिक होना स्टॉप कर दे, है ना, वो जिस पॉइंट की वजह से एनालिटिक होना रुक रहा है ना, वो पॉइंट क्या कहलाता है मालूम आपको, सिंगुलर पॉइंट या पोल्स कहलाते हैं, जो अभी नेक्स्ट आने वाले हैं। तो यहाँ पर z इजिकल टू 1 और 2 अगर पुट कर देंगे तो वो फंक्शन, आपका जो गिवन फंक्शन है वो एनालिटिक होना स्टॉप कर देगा। सेम क्वेश्चन एक और, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट fx इज इक्वल टू e टू पावर ऑफ x। मालूम है आपको कि आप इसमें से कंपेयर कर लीजिए u की वैल्यू क्या है, क्योंकि u f क्या होता है आपके पास, f ऑफ f ऑफ z क्या होगा, u प्लस आई वाई, u इज इक्वल टू e की पावर ऑफ x इंटू कॉस वाई, ठीक है, कॉस वाई। v क्या होगा, v आपके ये होगा पोर्शन ये वाला, है ना, e की पावर ऑफ x इंटू साइन के वाई। और आपके पास कंडीशन है कॉची रीमान की, क्या है भाई, डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y, है ना, डेल v अपॉन डेल x माइनस ऑफ डेल u अपॉन डेल y। ठीक है, आप इनको सॉल्व कर लो, दोनों को पुट कर दो, आप यहाँ से कंडीशन निकल आएगी, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लीजिए, डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल लीजिए, डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल लो, चारों आपको डेरिवेटिव निकाल, और यहाँ पर ना पुट कर दो। अगर ये एनालिटिक है, पहले बात तो उन्होंने बोला एनालिटिक है, तो इसका मतलब एनालिटिक तो होगा। अब वो एनालिटिक कब होगा, जब के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, है ना। तो आप सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वल पुट करेंगे, जो आंसर आएगा आपके पास वो के की वैल्यू 1। ओके, सेम प्रोसीजर, सो हियर एफ जेड इज इक्वल टू दिस इज द जेड, सो आप यहाँ से ना ये निकाल लीजिए यू, ये v है, सेम अभी जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया है ना, सेम प्रोसेस पर ये भी आप चेक कर लीजिए, पर लेकिन यहाँ पर ना पोलर लगेगा, पोलर कोऑर्डिनेट के लिए आपको, आपके जो वो है ना पोलर कोऑर्डिनेट के लिए कॉची रीमान इक्वेशन वो आपको पुट करनी पड़ेगी, डेल यू अपॉन डेल आर, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा डेल यू अपॉन डेल आर, है ना, इज इक्वल टू 1/r, थोड़ा सा ध्यान रखना है, डेल वी अपॉन डेल थीटा, ये पोलर की इक्वेशन है, तो आप ना इजीली नोट कर लो, डेल वी अपॉन डेल आर, तो ये थोड़ा सा याद रखना है, माइनस ऑफ 1/r और डेल वी अपॉन डेल थीटा। ओके, डेल यू, सॉरी दिस इज द यू अपॉन
डेल थीटा। तो ये इनको याद रख लो आप, तो आपके लिए डायरेक्ट आंसर के की वैल्यू 3 आ जाएगी। So next is a function fz is analytic if real part of fz is analytic या imaginary part analytic या real and imaginary both are analytic। बिल्कुल सही बात। अगर fz आपका जो फंक्शन है, आपका जो fz इज इक्वल टू, है ना, fz इज इक्वल टू u प्लस आई वाई होता है ना, तो दोनों ही कंडीशन आपकी ना फुलफिल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो u आपका सेटिस्फाई कर जाए एनालिटिक होने के लिए, दोनों ही पार्ट u एंड v बोथ आर एनालिटिक होना चाहिए, है ना, वो दोनों कंडीशन फुलफिल करती हैं। तो ना रियल होगा, ना इमेजिनरी होगा, ना नन ऑफ दीज होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ आर एनालिटिक होने चाहिए, है ना, दोनों कंडीशन को फिल करनी चाहिए। ए पॉइंट फंक्शन एट विच ए फंक्शन सीज टू बी एनालिटिक इज कॉल्ड, अभी मैंने आपको बताया था, वो पॉइंट जिस पर फंक्शन एनालिटिक होना स्टॉप कर दे, सीज टू बी एनालिटिक, है ना, सीज दैट इज द स्टॉप, सो दैट इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट। ओके, तो देन आंसर इज द सिंगुलर पॉइंट। नेक्स्ट इज, अब जैसे इसकी बात मैं करता हूं, अगर आप इसमें से ना आप चेक कर लीजिए u कितना होना चाहिए आपके हिसाब से। सो u की वैल्यू हो जाएगी e की पावर ऑफ x इंटू कॉस वाई, है ना, एंड v की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, e की पावर माइनस e की पावर ऑफ x इंटू साइन वाई। अब आपके पास कंडीशंस हैं, कौन सी, CR इक्वेशन, कॉची रीमान इक्वेशन, उसको आप सेटिस्फाई कर लो। अगर सेटिस्फाई है तो एनालिटिक है, अदरवाइज नॉट एनालिटिक है। तो इसका मतलब ये जो अपनी कंडीशन होगी वो सेटिस्फाई नहीं करेगी, इसका मतलब ये आंसर अपना नॉट एनालिटिक होगा। द पॉइंट एट विच fz इज नॉट एनालिटिक, तभी मैंने आपको बताया कि अगर एनालिटिक कब होगा, जब डिनोमिनेटर को हम इज इक्वल टू 0 पुट कर दें। अगर मैं जेड स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू मैं 0 पुट कर दूं, तो जेड की जो वैल्यू होगी, ठीक है दोस्तों, प्लस माइनस आई होगी, है ना। तो आप समझ रहे होंगे, सॉरी, हाँ सॉरी, प्लस माइनस, नो, हाँ प्लस माइनस 1, सो आई होगा ना, हाँ, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन दैट इज द प्लस माइनस आई। ओके, यू आर राइट। सो आंसर होगा आई और कॉमा माइनस आई। नेक्स्ट इज ए फंक्शन, अब आपका एनालिटिक वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, अब आ रहे हैं थोड़ा सा हार्मोनिक पर। ए फंक्शन, अगर एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, सो वेयर यू एंड वी बोथ आर हार्मोनिक। हार्मोनिक कब होंगे, क्योंकि वो दोनों पहले एनालिटिक होंगे। अगर हार्मोनिक का मतलब है कि दोनों ही फंक्शन पहले एनालिटिक होना मस्ट है। अगर वो उन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज द कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तभी वो फंक्शन हार्मोनिक होगा, अदरवाइज वो हार्मोनिक नहीं हो सकता। हार्मोनिक फंक्शन होने के लिए मस्ट है कि वो फंक्शन एनालिटिक हो ही, तभी हार्मोनिक हो सकता है। तो if a function u is said to be harmonic, then it is satisfy del to u। अगर u हार्मोनिक है तो मैं बात करता हूं जैसे del to u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del to u अपॉन del y स्क्वायर, ये कंडीशन ना फुलफिल होनी चाहिए। किसके लिए होनी चाहिए, अगर u हार्मोनिक है तो, है ना। अगर v हार्मोनिक है, अगर मैं v की बात करूं तो v के लिए भी यही चीज है, डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये u और v कहां से आएंगे, एफ जेड इज इक्वल टू u प्लस आई वाई, आई वी, सॉरी, आई वी। तो u एंड v बोथ आर हार्मोनिक बिकॉज u एंड v बोथ आर ऑल्सो एनालिटिक। एनालिटिक है तभी वो हार्मोनिक है। तो जो आपकी कंडीशन है आपकी, वो आपकी कंडीशन फर्स्ट होगी। तो u x x is the second derivative with respect to x, u y y the second derivative with respect to y। तो ये दोनों हार्मोनिक की कंडीशंस हैं u और v के लिए, तो आप इनको जरूर नोट कर लें। हार्मोनिक कब होगा, जब सेकंड डेरिवेटिव दोनों के इक्वल टू 0 आने चाहिए। नेक्स्ट इज फाइंड द कंडीशन अंडर विच, जैसे मैंने अभी बताया, इज हार्मोनिक।
तो आप इसका सेकंड डेरिवेटिव दोनों को निकाल लो, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू वाई, दोनों को ऐड कर दो, इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो वहां से जो कंडीशंस आएंगी, है ना, वहां पर कंडीशन जो आएगी वो होगी 3a + c = 0 एंड b + 3d = 0। तो ये आपको ना पहले चेक करना पड़ेगा, डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो ये आपको चेक कर लेना पहले अपनी कॉपी में, है ना। तो ये आप सॉल्व कर सकते हो, डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर = 0। इसमें आप दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कंडीशंस आ जाएगी, दोनों के इक्वल टू के कंपैरिजन कर लेना, है ना। नेक्स्ट इज सेम क्वेश्चन, इफ u इज हार्मोनिक देन द वैल्यू ऑफ a। इसमें भी आप चेक कर लेना, डेल 2u अपॉन, तो यहाँ पर सॉरी ये a है, सो दिस इज द a नॉट z। ओके, सो इसको थोड़ा सा करेक्शन आप कर सकते हैं आसानी से। सो डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर = 0। तो यहाँ पर एक ही वैल्यू आप निकाल सकते हैं, एक ही वैल्यू 2 आएगी। ओके, नेक्स्ट इज द हार्मोनिक कॉन्जुगेट। अच्छा, हार्मोनिक कॉन्जुगेट मतलब अगर u गिवन है तो u का जो कॉन्जुगेट होगा fz = u + iv, है ना। तो i × v, अगर u गिवन है तो v इज द हार्मोनिक कॉन्जुगेट, अगर v गिवन है तो u इज द हार्मोनिक कॉन्जुगेट, दोनों एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट होंगे। अगर u है आपके पास तो आप v निकाल सकते हैं, है ना। कैसे निकाल सकते हैं भाई दोस्तों, कैसे? एक तो अपने पास मिल्लिंग थॉम्पसन मेथड है, इफ u इज गिवन देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v। और दूसरा है कि आपके पास ना अगर आपने एग्जैक्ट फर्स्ट अपने यूनिट में है तो आप वहां से निकाल सकते हो, dv = सीधी जी, अगर आपने टोटल डिफरेंशियल पढ़ा है, डेल v अपॉन डेल u की बात करें तो हम डेल v अपॉन डेल x × dx। ओके, तो दिस इज द टोटल डिफरेंशियल, डेल v अपॉन डेल y, है ना, × dy। लेकिन अब आप बोलोगे सर हमारे पास तो v पता ही नहीं है, लेकिन ये अगर कॉन्जुगेट है तो ये एनालिटिक होगा, तो हम डेल v अपॉन डेल x से हम इसको कन्वर्ट कर देंगे u में, है ना, और इंटीग्रल कर देंगे। एग्जैक्ट चेक कर लेना, एग्जैक्ट अगर सेटिस्फाई है देन सॉल्यूशन इज इंटीग्रल ऑफ m dx + n dy। m में कौन सी टर्म लेंगे आप, जिसमें हम प्योर y एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, n में प्योर y लेंगे, कांस्टेंट लेंगे, है ना। तो आप आसानी से कर सकते हो, है ना। तो ये दोनों को कन्वर्ट करना है आपको। नेक्स्ट इज fz is analytic and f' is continuous at all points inside and on a simple closed curve। तो ये दोस्तों यार मालूम है कॉची थ्योरम जो क्या कहती है, अगर सारे पॉइंट हमारे ना सर्कल के इन हो या इनसाइड द सर्कल हो, है ना, ये सर्कल हो और इनसाइड इन द कहीं पर हो, या यहाँ पॉइंट हो या बीच में हो, तो इसका जो टोटल एरिया होगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ ये साइन है टोटल इंटीग्रल का, टोटल एरिया जो होगा fz × dz = 0। इट इज कॉल्ड सर्कुलेशन भी कहलाता है ये कभी, है ना। तो अपन किसी कर्व की बात कर रहे हैं, अगर पूरा कर्व क्लोज्ड है, सपोज करो मैं ये बात करूं, ये कोई कर्व है, अगर मैं इसका क्लोज्ड मैं इंटीग्रल चाह रहा हूँ क्लोज्ड कंटूर की तरह, है ना, इंटीग्रल ऑफ c, इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, अगर ये कोई फंक्शन है तो fz = 0, तो इट इज कॉल्ड सर्कुलेशन। ओके, पूरे कर्व की क्लोज्ड कर्व होना मस्ट है, अगर क्लोज्ड कर्व है तभी इंटीग्रल ऑफ फॉर क्लोज सी इज कॉल्ड क्लोज्ड कर्व f of z = 0, हमेशा 0 आता है पूरे क्लोज्ड कर्व का इंटीग्रल। सो द सिंगुलरिटी कैसे डिफाइन होती है, अगर हम जो फंक्शन हमने अभी बात बताई थी आपको, अगर डिनोमिनेटर को हम 0 कर दें तो वी गेट सिंगुलरिटी, है ना, या पोल्स। तो z = 1 and 2 आर कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट, क्योंकि जिस पॉइंट की वजह से वो फंक्शन एनालिटिक होना रुक गया है, स्टॉप्ड हो गया है या सीज टू बी एनालिटिक, वो पॉइंट कहलाता है सिंगुलर पॉइंट या पोल्स। तो दोनों में से आप बोल सकते हो, उनको पोल्स भी बोल सकते हैं, है ना, सीज टू बी स्टॉप्ड हियर। ओके, सो नाउ z = 1 and 2 आर कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट या पोल्स। अभी हम थोड़ी देर बाद इसको पोल्स भी बोलेंगे, है ना। सो नेक्स्ट द पोल ऑफ, देखो अभी जैसे मैंने बोला आपके पोल्स बोलेंगे, द पोल ऑफ फंक्शन f of z। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर को 0 रखिए, पोल्स हमेशा डिनोमिनेटर को = 0 पुट करने पर ही मिलते हैं,
और जो अगर ये समझे कि सर अगर हम न्यूमरेटर को 0 पुट कर देंगे तो क्या मिलेंगे, तो यहाँ से ये मिलते हैं जीरोज, ZEROS, जीरोज, जीरोज मिलते हैं अगर न्यूमरेटर को 0 हम पुट करेंगे तो जीरोज से हमें तो सिंगुलरिटी चाहिए, सिंगुलरिटी कब मिलेगी, हमें जब डिनोमिनेटर को 0 करेंगे, पोल्स हमें मिलते हैं वहां से। तो Z-1 का होल स्क्वायर इंटू Z+2 इज इक्वल टू 0। तो Z जो हमारे रूट्स आएंगे वो आएंगे 1,1,1 एंड -2। ओके, तो 1,1 इज द रिपीटेड एंड -2 इज द सिंगल पॉइंट, सिंगल है ना। तो 1,1 इज द पोल ऑफ ऑर्डर 2, इज द पोल ऑफ ऑर्डर 2 एंड -2 इज द सिंपल पोल। तो अब लिखने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा, तो जो रिपीटेड है उसको बोलेंगे पोल ऑफ ऑर्डर, अगर 2 टाइम रिपीटेड है तो पोल ऑफ ऑर्डर 2, अगर 1 टाइम रिपीटेड है तो सिंपल पोल ओनली, या पोल ऑफ ऑर्डर 1 भी बोल सकते हैं सिंपल पोल के अलावा, पोल ऑफ ऑर्डर बोले या सिंपल पोल। तो 1 इज द पोल ऑफ ऑर्डर 2 एंड Z इज इक्वल टू -2 इज द सिंपल पोल। तो आप समझ रहे होंगे, आपका आंसर जो होगा पहला होगा। द पोल ऑफ फंक्शन f ऑफ z इज इक्वल टू, अगर मैं पोल की बात करूं तो डिनोमिनेटर को मुझे 0 करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर को अगर मैं 0 करता हूं तो मुझे जो आंसर मिलेंगे 1, 2 एंड 3, तो आंसर इज द, तो हमेशा पोल जो भी होंगे वो डिनोमिनेटर से ही मिलेंगे आपको, वही आपके सिंगुलर पॉइंट भी कहलाते हैं। नेक्स्ट रेजिड्यू की बात करें, अगर हम इसमें पोल्स जो हमें मिलेंगे, तो पोल्स की अगर मैं बात करूं आपसे, पोल्स हियर, तो पोल्स अगर मैं बात करूं तो Z इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3 पोल्स आर Z इज, अब उन्होंने 2 पर पूछा है, तो जो रेजिड्यू का फॉर्मूला है, रेजिड्यू ऑफ FZ है ना, मैं फॉर्मूला थोड़ा लिख दूं, FZ Z इज इक्वल टू A पर, है ना, जनरल पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। सो ये जो फॉर्मूला है इज इक्वल टू लिमिट Z, जो पॉइंट के वो पूछ रहा है ना, सब सिंपल है, Z इज इक्वल टू A और इंटू Z माइनस A इंटू FZ, ये फॉर्मूला है FZ। ओके, तो आप इसमें यूज कर सकते हो। अब उन्होंने 2 पे पूछा है तो मैं यहाँ पर 2 के लिए रख दूं, तो लिमिट Z टेंड्स टू 2, ओके, सो 2 इंटू Z माइनस 2 इंटू FZ की वैल्यू पुट कर दो, Z स्क्वायर इज इक्वल Z माइनस 1, Z माइनस 2 एंड Z माइनस 3। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। तो Z माइनस 2 से Z माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। अब Z की वैल्यू 2 पुट कर दो आप उस पूरे में, तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका -4 आएगा। ये है आपका सिंपल पोल के लिए। ये सारे, अगर कोई क्वेश्चन मान लो होल स्क्वायर है, Z माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला थोड़ा बदल जाएगा, है ना। वहां पर आप क्या लिखेंगे, अगर रिपीटेड है, अगर जैसे Z माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो आप रिपीटेड के लिए फॉर्मूला लगा दो, M-1 इंटू लिमिट Z टेंस टू, मैं रिपीटेड की बात कर रहा हूँ, अगर रिपीटेड है तो, है ना, तो डेरिवेटिव आपको यहाँ पर लाना पड़ेगा, M-1 with respect to Z, M-1, M is the pole of order, okay, so into Z minus A whole power of M into यहाँ पर FZ आएगा, रिपीटेड है तो आप किसी क्वेश्चन में अगर मान लो इसकी जगह रिपीटेड आया है, तो रिपीटेड का रेजिड्यू निकाल सकते हैं अपन आसानी से ना, तो दिक्कत नहीं है। बस ये सिंपल पोल है, वहां रिपीटेड गिरा जाएगा, जैसे 1,1 है, 2,2 है, 3 टाइम रिपीटेड है, तो M की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। द पोल, मैंने आपको बताया, अगर हम डिनोमिनेटर को 0 रख देंगे तो हमें पोल्स मिलेंगे, तो इससे जो आंसर होगा 0, 1, 2, 3 होगा। ओके, तो पोल्स से क्वेश्चन बहुत अच्छे बनने वाले हैं, तो उनको थोड़ा ध्यान रखना है। द वैल्यू, ये कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला है ना। तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, जैसे हमारे पास कुछ इंटीग्रल ऐसे हैं जिनको हम आसानी से निकाल सकते हैं, तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है कि f ऑफ z अपॉन z माइनस a, है ना, z माइनस a इज इक्वल इंटू डी जेड, तो ये हो जाता है 2 पाई i इंटू एफ ऑफ a। ओके, तो जिस पॉइंट पे वो है तो z माइनस, लेकिन कंडीशन क्या है, C इज द सर्कल मॉड ऑफ z इज इक्वल टू r। तो जो पॉइंट होंगे ना पोल,
वो आपके ना इनसाइड इन द सर्किल या ऑन द सर्किल, इनसाइड और ऑन दोनों में से कोई एक है ना, या तो इनसाइड होगा या ऑन होगा। अगर आउटसाइड चला गया तो देन दिस आंसर विल बी 0, तो z इज इक्वल टू r। सो 3 है तो 1 और 2 पोल्स के कितने होंगे, पोल्स आपके होंगे z इज इक्वल टू 1,2। तो दोनों ही z इज इक्वल टू 3 है तो दोनों ही लेस देन होंगे, तो 3, तो मैं इसको ना लेस देन 3 कर दूं, मतलब इनसाइड होंगे, आउटसाइड नहीं होंगे। अगर आउटसाइड होगा तो देन आंसर विल बी 0। ओके, सो हियर ध्यान रखना थोड़ा सा ये चीजें है ना, तो उस पॉइंट पर हम निकाल नहीं सकते। तो 1 और 2 बोथ आर एम, सो पोल्स, तो आपका जो आंसर होगा 2πi है ना। तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो, इसको ना पार्शियल फ्रैक्शन कर दो, z-2 माइनस ऑफ z-1, मैंने पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया। तो ये आंसर होगा 2πi इंटू f ऑफ 2 है ना, 2 पर है, 2 भी इनसाइड है, माइनस f ऑफ 1। अब आप इसमें f ऑफ z क्या है, ये ऊपर वाला है f ऑफ z, इसमें आप एक बार 2 रख दीजिए, एक बार 1 रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। इसका जो आंसर होगा, पार्शियल फ्रैक्शन भी आपको आना चाहिए, तो आंसर होगा इसका 4πi। ठीक है दोस्तों, ये है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, दिस इज द कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। तो आप समझिए ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ना आराम से पढ़ना है ना, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। नेक्स्ट इज द वैल्यू, ये सारे कॉची इंटीग्रल के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, या तो उनको तो आप ना रेजिड्यू से सॉल्व कर लो, या आप ना उसको कॉची, दोनों से सेम आंसर आते हैं। तो द वैल्यू तो कॉची इंटीग्रल लेकिन आसान है, द वैल्यू ऑफ cos pi z स्क्वायर, जैसे मैं बात कर रहा हूँ 1 और 2 इनसाइड इन द सर्कल, सो आंसर इज द 2πi ऑफ f ऑफ, तो cos pi तो 1 आप ना आराम से निकाल सकते हो, इनको पहले पार्शियल फ्रैक्शन कर लो, तो आप 1 और 2 पे निकाल दीजिए, तो सेम अभी जैसे आपने किया है आंसर सेम आएगा 4πi। ओके, नेक्स्ट इज, हाँ सेम आएगा इसका भी। ओके, द वैल्यू ऑफ, जैसे अभी मैं बात ही कर रहा हूँ z इक्वल टू 3, 1 एंड 2, तो आपका जो आंसर होगा इसमें 2πi f 2πi इंटू f ऑफ 2 माइनस, तो आप सॉल्व कर लीजिए, f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1 इजीली 2πi इंटू, तो आंसर होगा आपका e स्क्वायर माइनस 1। इजी है, सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर है। अब जैसे मैं इसकी बात करूं, z इक्वल टू हाफ है, अब हाफ रेडियस है, अगर मैं बात करूं तो इसकी जो पोल्स होंगे, पोल्स मैं बात करूं, पोल्स कितने होंगे, z की वैल्यू 0 होगी और z+1 0 और -1। अब जो आपका सर्किल है वो आपका रेडियस 0.5 है, तो 0 और -1 है ना, तो यहाँ -1 आएगा, 1,0 0, तो यहाँ आएगा 0.5 माइनस का, तो 1 हो, ये आंसर आपका 0 है ना। तो जेड 0 तो किसमें होगा, इनसाइड होगा, एंड -1 कहाँ चला गया, आउटसाइड चला गया, तो इसका जो आंसर होगा 0 पे निकालना, और जो आउटसाइड है तो आप थोड़ा चेंज कर सकते हो फंक्शन में, फंक्शन जो आउटसाइड है उसको ऊपर ले जाओ, 2z+1 अपॉन z, जो आउटसाइड है हम उसको ना ऊपर ले जाएंगे, तो z+1 उसको ऊपर ले गया मैं, और जो इनसाइड है उसको मैं नीचे रखूंगा, क्यों, क्योंकि हम एक पॉइंट हमारा आउटसाइड चला गया, तो हम उसको हम फंक्शन की तरह बिहेव कर लेंगे है ना, तो उसमें हम डायरेक्टली z इक्वल टू 0 रख के, तो आपका जो आंसर है 2πi आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ, सेम क्वेश्चन, z इक्वल टू 2 है, z इक्वल टू 1, पोल्स जो होंगे इसके, पोल्स जो आएंगे आपके 1 होंगे है ना, ओनली एक ही होगा सिंगल, ये यहाँ से है ना, तो आंसर सिंपल 2πi में बहुत इजी आंसर है f ऑफ 1 के लिए, तो f ऑफ 1 पुट कर दो, तो 2πi cos पाई हो जाएगा, z की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो cos पाई कितना होगा, -1, तो -2πi, तो इसका जो आंसर होगा -2πi। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि इनसाइड होना चाहिए है ना, और ऑन द कर्व होना चाहिए, तो हम आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट इज द, ऐसे इसकी बात करें अपन, z² + 5z, तो z इक्वल टू, वो पहले इंपॉर्टेंट क्या है ना, पोल्स है, पोल जिस पॉइंट या सिंगुलर पॉइंट है पोल्स, तो z इज इक्वल टू -1,
अब हाफ है, हाफ इनसाइड होगा, है ना, -1, तो आंसर आप निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, नेक्स्ट इज द रीजन विच इज नॉट सिंपली कनेक्टेड। आपको मालूम है कि ए रीजन विच इज नॉट सिंपली कनेक्टेड इज कॉल्ड, तो मल्टी कनेक्टेड रीजन होते हैं, है ना। तो नेक्स्ट, ए रीजन विच इज नॉट सिंपली कनेक्टेड इज कॉल्ड, तो ये आपके ना ये सेम हो गए, कोई दिक्कत नहीं, मल्टी कनेक्टेड रीजन। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ 0 to, अच्छा इस ऐसे इस टाइप के थोड़े क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आप ना उनको सॉल्व करने पड़ेंगे, तो टाइम लगेगा आपके पास, तो इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। 0 to 2 पाई स्पेशल केसेस हैं, यूनिट सर्कल के क्वेश्चन है, इसमें साइन और कॉस आएंगे, है ना, साइन थीटा और कॉस। एक्चुअली में ये आते कहाँ से, z इजिकल टू e की पावर ऑफ आई थीटा, तो हम यहाँ से dz निकाल लेंगे, dz इजिकल टू i इंटू e की पावर ऑफ आई थीटा इंटू डी थीटा, है ना। ये वैल्यू रख दो, ये e की पावर ऑफ आई थीटा इजिकल टू आई इंटू जेड इंटू डी थीटा, तो डी थीटा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी dz अपॉन आई जेड। और यहाँ से ये मैं थोड़ा सा सही कर दूं, जो कॉस थीटा की वैल्यू होगी 1/2 जेड प्लस 1/z, ओके। और जो साइन थीटा होगा, साइन थीटा की वैल्यू होगी 1/2i एंड z माइनस 1/z, ओके। तो ये आते कहाँ से, e की पावर ऑफ आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, है ना, e की पावर ऑफ आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस ये प्लस आई साइन थीटा। ऐसे मैं इसको निकाल लेता हूँ, e की पावर ऑफ माइनस आई थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा माइनस आई साइन थीटा। ठीक है, दोनों ऐड कर दो, ये आ जाएगा, बन जाएगा पहला, ऐड करने पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये, तो आपको तीन चीजें की नीड होगी पूरा। तो पूरा जो अपना क्वेश्चन है ना, वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, z और dz में, z में है, पूरा पूरा थीटा से कन्वर्ट होके z में। फिर आप क्या करोगे, तो वहां से सेम चीज वही आएंगी, रेजिड्यू निकालना होगा, है ना, पोल्स निकालने होंगे। अब जब लास्ट में जब फाइनल आंसर आता है ना, तो 2 पाई इंटू रेजिड्यू थ्योरम क्या कहती है कि 2 पाई इंटू सम ऑफ रेजिड्यू, जितने भी पॉइंट्स इनसाइड इन द सर्कल होंगे उन सब का रेजिड्यू का सम इंटू 2 पाई के बराबर होगा। तो आप किसी भी क्वेश्चन को चाहे 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 तो वो अपना कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले से कर लीजिए, चाहे उसको ना रेजिड्यू थ्योरम से कर लीजिए, उन दोनों का आंसर हमेशा सेम आएगा। अब इसमें थोड़े क्वेश्चन आप एक काम कर सकते हैं, थोड़ा लाइन इंटीग्रल के क्वेश्चन उनको देख लेना, क्लोज कर के लिए सिंपल सा इंटीग्रेशन है, तो इसमें हमने वो पार्ट ऐड नहीं किया था, लेकिन थोड़ा सा आप उनको पर नजर डाल लेना। तो आपको क्या काम करना है, सबसे पहले एनालिटिक पे डिस्कशन करना है खुद से कि मुझे ना कॉची रीमान इक्वेशन आती है क्या, कॉची रीमान इक्वेशन का पोलर फॉर्म मुझे आता है क्या, अगर आता है तो मुझे क्या हार्मोनिक है याद है क्या, ये 4-5 पॉइंट याद रखने इस यूनिट में। फिर पोल सिंगुलरिटी पे ध्यान रखना है, सिंगुलरिटी किस टाइप की होती है ना, आइसोलेटेड है, नॉन आइसोलेटेड है, ये सब सारी चीजें याद रखनी, कहीं नोट कर लेना आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, है ना। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है। फिर सिंगुलरिटी के बाद रेजिड्यू पे आ जाना, रेजिड्यू अगर रिपीटेड है तो कैसा, जैसे मैंने बताया आपको, नॉन रिपीटेड है तो कैसा, है ना, रिपीटेड है तो कैसा, है ना, इन्फिनिटी है तो कैसा, ये सारी चीजें डिस्कशन कर लेना आप। उसके बाद सीधा ये जो यूनिट सर्कल के क्वेश्चन हैं, इसके 4-5 क्वेश्चन और हैं, वो इनको मैंने मेंशन नहीं किया है क्योंकि ये सब आप आराम से कर सकते हैं उनको। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2 पाई/3। तो दोस्तों, तो थैंक यू सो मच। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है आप सभी चीजें अच्छी तरह से प्रिपेयर करते जाएं साथ साथ, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है ना। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और सबसे बड़ी बात है कि लाइक भी करें, है ना, और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि अब सिर्फ एक यूनिट और बची है, 5th यूनिट, को भी मैं जल्दी से कंप्लीट कर लूंगा। और आप मेरे सारे वीडियो देखते जाएं, वहां से प्रिपरेशन करते जाएं। सो थैंक यू सो मच। और क्योंकि आप ही हैं कि जो जो इतनी मेहनत से मेरे चैनल को आपने आगे बढ़ाया, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन।